वर्ष 2024 इंडिया अपने इतिहास का सबसे बड़ा इलेक्शन होल्ड करने जा रहा है और इस इलेक्शन में अप्रॉक्सीमेटली 960 मिलियन इंडिविजुअल पार्ट लेंगे। और ये इलेक्शन सिर्फ ऐतिहासिक इस वजह से नहीं होने वाले कि ये दुनिया के सबसे बड़े इलेक्शन है, पर शायद इस वजह से भी कि ये भारत का पहला पेड और अनफेयर इलेक्शन होने जा रहा है, जिसमें पे भी हम और अनफेयरनेस भी हमारे ही साथ होगी। In the world's biggest democratic exercise, India has announced that it will vote in national elections from the 19th of April, with polls to be held over several weeks. एक डेमोक्रेसी यानी कि प्रजातंत्र गवर्नेंस का एक ऐसा सिस्टम जिसमें सारी की सारी पावर आम लोगों के हाथ में होती है और वो इस पावर को एक्सरसाइज करते हैं अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन के, ताकि वो अपनी मांगे उस रिप्रेजेंटेटिव के सामने रख सकें और वो रिप्रेजेंटेटिव उनकी मांगों को पूरा करे। तो एक डेमोक्रेसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि उनका जो रिप्रेजेंटेटिव है वो फ्री और फेयर इलेक्शन के द्वारा ही चुना जाए। अब ये इंश्योर करना कि इलेक्शन फ्री और फेयर हो, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है इलेक्शन कमीशन की, और ये ड्यूटी है इलेक्शन कमीशन की कि वो इलेक्शन को एक इम्पार्शियल और ट्रांसपेरेंट वे में कंडक्ट करे। पर तब क्या होगा जब 3 में से 2 इलेक्शन कमिश्नर रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी द्वारा इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले अपॉइंट किए जाए। 9 मार्च को इलेक्शन कमिश्नर पीयूष गोयल को हेल्थ कंसर्न्स के चलते अपनी पोस्ट से रिजाइन करना पड़ा और एक इलेक्शन कमिश्नर की सीट पहले से ही खाली पड़ी थी, यानी कि उनकी रेजिग्नेशन के साथ ही इलेक्शन कमिश्नर की 2 सीटें खाली होगी। और इन्हीं खाली सीट के कंसर्न में सुप्रीम कोर्ट से एक ऑर्डर आया जिसमें साफ साफ लिखा गया था कि दोनों इलेक्शन कमिश्नर की अपॉइंटमेंट प्राइम मिनिस्टर, अपोजिशन के एक लीडर और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया मिलकर डिसाइड करेंगे। लेकिन इलेक्शन कमिश्नर्स की अपॉइंटमेंट से 3 महीने पहले एक बिल पास किया गया और इस बिल के तहत इलेक्शन कमिश्नर चुनने की इस प्रोसेस में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह प्रधानमंत्री द्वारा चुना गया यूनियन मिनिस्टर बैठेगा, यानी कि प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, उनके द्वारा चुना गया यूनियन मिनिस्टर यानी कि अमित शाह और अपोजिशन के एक लीडर, ये तीनों मिलकर डिसाइड करेंगे कि किसे अपॉइंट किया जाए एज अ इलेक्शन कमिश्नर। यानी कि दोनों इलेक्शन कमिश्नर्स को बीजेपी द्वारा ही चुना गया। अब जरा सोचिए, जो लोग फ्री और फेयर इलेक्शन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उन्हें बीजेपी द्वारा चुना जाता है, वो भी इलेक्शन से कुछ महीनों पहले, तो उनसे इम्पार्शियलिटी और ट्रांसपेरेंसी की कितनी ही उम्मीद की जा सकती है। अपॉइंट किए गए नए इलेक्शन कमिश्नर हैं ज्ञानीश कुमार और सुखबीर संधू, जो कि दोनों ही रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। इनकी अपॉइंटमेंट के साथ इलेक्शन कमीशन तो बीजेपी के हाथों की कठपुतली बन ही गई है, लेकिन मोदी जी को इसमें भी आराम कहाँ आया। बीजेपी अपोजिशन के लीडर्स को भी रास्ते से हटाने का काम शुरू कर देती है। दिल्ली के चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, जिन्हें ईडी द्वारा अरेस्ट किया जाता है अलेजिड लिकर पॉलिसी स्कैम के एलिगेशंस के चलते। अलेजिड यानी कि अभी तक इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि ये क्राइम सही में हुआ है, पर फिर भी ईडी ने उन्हें एलिगेशन के बेस पे अरेस्ट कर लिया। और ये इंडिया की हिस्ट्री में पहली बार हुआ है कि किसी सीटिंग चीफ मिनिस्टर को अरेस्ट किया गया हो, वो भी बिना किसी सबूत के, और उन्हें अरेस्ट भी किया गया तो वो ईडी द्वारा, जो कि फेमस है मोदी जी के इशारों पे नाचने के लिए। अब क्या केजरीवाल सही में गिल्टी हैं इस अलेजेड स्कैम के लिए? दिस इज अ टॉपिक फॉर अनदर डिस्कशन। पर बीजेपी का ईडी, CBI और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट जैसे इंस्टीट्यूशन पे कंट्रोल और इन इंस्टीट्यूशंस का इस्तेमाल करना अपोजिशन पार्टीज और उनके लीडर्स को अटैक करने के लिए, ये फैक्ट काफी कंसर्निंग है। जिन इंस्टीट्यूशंस का काम देश के लॉस और कॉन्स्टिट्यूशन को प्रिवेंट करना है, वो आज उसी लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की धज्जियां उड़ाने में लगी हैं। और एक एग्जाम्पल के लिए 2014 से लेकर 2022 तक 121 पॉलिटिशियन पे केस किए गए और उनमें से 115 पॉलिटिशियन अपोजिशन पार्टीज को बिलोंग करते हैं, यानी कि 95% ऑफ द पॉलिटिशियंस जिन पे ईडी की रेड पड़ी वो अपोजिशन पार्टीज को बिलोंग करते हैं। और मज़े की बात तो ये भी है, जिन पॉलिटिशियंस ने फिर अपनी पार्टी छोड़ के बीजेपी ज्वाइन कर ली, उन पे से सारे चार्जेस हट भी गए। और यही नहीं, देश की सबसे बड़ी अपोजिशन पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसके बैंक अकाउंट्स कन्वीनियंटली इलेक्शन से कुछ ही महीने पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट द्वारा फ्रीज कर दिए जाते हैं और उन पे 1700 करोड़ रुपए का फाइन लगाया जाता है फॉर नॉट फाइलिंग देयर टैक्सेस इन पास्ट। इसी वजह से अब कांग्रेस पार्टी इलेक्शन में कैंपेन तक नहीं कर पा रही। अब इतना ही काफी नहीं था, सरकार जनता की आवाज को दबाने की भी पूरी कोशिश कर रही है, चाहे वो मणिपुर हो या लद्दाख में चल रहे प्रोटेस्ट। कुछ लोगों के घर जल गए तो कुछ लोग अपने घरों को जलने से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इनकी कोई भी पुकार, कोई भी चीख मोदी जी के कानों तक नहीं पहुंची। और मोदी जी ने मीडिया के थ्रू ये इंश्योर भी कर लिया कि इनकी आवाज आम लोगों तक भी ना पहुंचे। आज कितने ही लोग हैं जो मणिपुर के बारे में जानते हैं और उनसे भी कम लोग लद्दाख के बारे में जानते हैं। मीडिया, जिसका काम सरकार की सच्चाई जनता के सामने रखना, जनता को अवेयर करना है, वो आज सरकार के सामने घुटने झुकाए बैठा है। सरकार के खिलाफ इनके मुंह से एक चूं तक नहीं निकलती। और वो लोग जो सरकार के खिलाफ बोलने की हिम्मत रखते हैं, उनकी आवाज को दबाने की भी पूरी कोशिश की जा रही है। ब्रॉडकास्टिंग बिल सर्विस रेगुलेशन 2023 के तहत ब्रॉडकास्टिंग की टर्म को एक नई डेफिनेशन दी गई और इस पॉलिसी के तहत यूट्यूब चैनल्स, इंस्टाग्राम हैंडल्स, फेसबुक अकाउंट और व्हाट्सएप चैनल्स को भी ब्रॉडकास्टर का दर्जा दिया जाएगा और इन ब्रॉडकास्टर्स को सरकार के पास जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा और एक सेंट्रल इवैल्यूएशन कमेटी को सेटअप किया जाएगा
जिसका काम होगा ब्रॉडकास्टर्स को कंट्रोल और रेगुलेट करना। और ब्रॉडकास्टर्स सिर्फ वही मैसेज और वीडियो ब्रॉडकास्ट कर पाएंगे जिसकी सरकार उन्हें परमिशन देती है, सिवाय कुछ लोगों के जिन्हें सरकार इस बिल से एग्जेम्प्ट करती है। अगर ब्रॉडकास्टर द्वारा ब्रॉडकास्ट किया गया मैसेज सरकार को पसंद नहीं आया और गवर्नमेंट की रेगुलेशन के मुताबिक नहीं हुआ तो सरकार इनके इक्विपमेंट्स को भी सीज कर सकती है। यानी कि जनता की आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। अब चाहे इलेक्शन कमीशन में अपना इन्फ्लुएंस बनाना, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डरों को मानने से इनकार कर देना, अपोजिशन को अंडर हैंडेड मेथड इस्तेमाल करके रास्ते से हटाना, जनता की बात ना सुनना और उसको दबाने की पूरी कोशिश करना, मीडिया की मदद से इन्फॉर्मेशन को दबाना या मैनिपुलेट करके इंश्योर करना, मणिपुर, लद्दाख या इलेक्टोरल बॉन्ड जैसे कंसर्निंग टॉपिक जनता तक पहुंच ही ना पाए। बीजेपी इस बात को छुपाने की बिल्कुल कोशिश नहीं कर रही कि वो जनता की एक ना सुनकर सिर्फ अपनी ही मर्जी करे। बीजेपी के अंडर हमारा देश धीरे धीरे डिक्टेटरशिप की ओर बढ़ रहा है, जहाँ पे लोगों की फ्रीडम को खत्म करने की पूरी कोशिश की जा रही है। और ऐसे में हमारा फर्ज बनता है कि हम देश की स्वतंत्रता, देश की इंडिपेंडेंस को बचाने की पूरी कोशिश करें। तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि सोच समझ कर वोट दें और वोट जरूर दें। और धर्म के नाम पर या पास्ट की भावनाओं में बहकर ना वोट उसी को दें जो आपको लगता है कि आपके लिए ब्राइट फ्यूचर इंश्योर कर सके। धन्यवाद।